बिल्कुल देखिए इस वक्त जो है वो नित्यानंद राय काफी आगे निकल गए। जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए इस वक्त नित्यानंद राय की बात की जाए तो काफी आगे निकल गए हैं, करीब 11,739 वोटों से आगे चल रहे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार जो है आलोक मेहता वो पीछे हो गए। तो ये ऐसी सीटें हैं जो काफी कह सकते हैं अहम है। चिराग पासवान भी करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर भी लगातार एक परेशानी का सबक था कि हाजीपुर उनके लिए काफी अहम सीट थी, लेकिन अब देखिए 48,000 वोटों से आगे जो है वो चिराग पासवान भी चल रहे हैं। अच्छा, पशुपति पारस पिछली बार हाजीपुर से चुनाव जीते थे और इस बार चिराग पासवान ने ये सीट खुद अपने पास रखी कि वो लड़ूंगा और फिर उनकी पार्टी में जो भी डिस्प्यूट हुआ, अलग हुए दोनों। और लेकिन चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से बेटे की तरह चिराग पासवान को देखता हूं। उनका ये कहना, प्रधानमंत्री का आकर के रैली करना, उसने चिराग पासवान को, एलजेपी को कितनी मजबूती दी? अब बिल्कुल देखिए, अगर लोजपा की बात की जाए तो लोजपा के जो संस्थापक थे यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक माना जाता था और राजनीतिक तौर पर सच में मौसम वैज्ञानिक थे कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें पहले नजर आती थी तमाम सीटें जो है वो रामविलास पासवान जीतते थे और उन्हीं की भूमिका में इस बार चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। 5 सीटों पर जो बढ़त है वो नजर आ रही है और छोटी मोटी बढ़त नहीं, तमाम सीटों पर 40,000 से ऊपर बढ़त जो है वो नजर आ रही है। तो अगर ये 5 सीट चिराग पासवान जीतते हैं तो उनके लिए भी काफी अहम हो जाएगा। और तो यहाँ पे एलजेपी चूंकि अभी 298 सीटें एनडीए की है और एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई भी दे रही है रुझानों के मुताबिक, और अगर यही बरकरार रहता है तो एलजेपी की तरफ से हम चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान ये तय है कि वो केंद्रीय कैबिनेट में जाएंगे, लेकिन मंत्रालय को लेकर लगातार संशय रहता है क्योंकि रेल मंत्रालय पहले भी उनके पिता के पास रहा है या फिर कह सकते हैं खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय भी रहा है। तो कोई अहम कह सकते हैं कि सीट जरूर मंत्रालय उन्हें मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो तो चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद चीजें होंगी। लेकिन चिराग पासवान की एक अहम भूमिका जरूर इस बार नजर आएगी क्योंकि 5 की 5 सीटें अमूमन चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। सुमित, चिराग पासवान ने अपना कद बढ़ा लिया है इन 5 की, क्योंकि 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 सीटें वो अपने खाते में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने कद बढ़ा लिया। आप याद कीजिए 1-2 साल पहले का वक्त याद कीजिए जब उनकी पार्टी ने उनके पास नहीं रही थी, उनके साथ लग रहा था वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। पशुपतिनाथ पारस उनके चाचा को केंद्र में मंत्री बना दिया था मोदी जी ने और उनकी पार्टी के सांसद उधर चले गए थे, उनके पास कुछ बचा नहीं था चिराग पासवान के पास। लेकिन उसके बावजूद जो कमबैक उन्होंने किया, चिराग पासवान की उपयोगिता को बीजेपी ने समझा और उनकी समझ में आ गया बीजेपी की में कि बिहार के भीतर जो एलजेपी का वोटर है, जो रामविलास पासवान जी की लेगेसी है, वो लेगेसी के वारिस जो है चिराग पासवान ही है, उनके भाई पशुपतिनाथ पारस नहीं है। ये बीजेपी की समझ में आया और इस चुनाव में वो साबित भी हो गया। 5 सीटें उन्होंने लड़े और 5 की 5 उन्होंने जीती। तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान अभी एनडीए की सरकार बनती हुई अभी रुझानों में दिखाई दे रही है। अब जो सवाल मैंने उत्कर्ष से पूछा था कि वो अपने लिए क्या बार्गेनिंग करेंगे, और चूंकि 5 की 5 सीटें हैं तो वो चाहेंगे अपने पिता की तरह ही कि कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में एक अहम मंत्रालय उनको मिले। निश्चित तौर पर वो बार्गेन करेंगे और अच्छा बार्गेन करेंगे और मुझे लगता है कि बार्गेनिंग में शायद वो बंगलो भी शामिल होगा, जो बंगलो उनके पिताजी के नाम पर था और जो जब खाली कराया गया था तो फिर काफ़ी उसमें फजीयत हुई थी। ज़बरदस्ती एक तरह से कहें कि खाली करा दिया गया था। उन्होंने रामविलास पासवान के नाम से स्मारक बना दिया था, मूर्ति लगा दी थी, लेकिन उसको फिर खाली कराया गया था क्योंकि वो चिराग पासवान उस बंगलो की, रामविलास पासवान जी की मौत के बाद वो बंगलो खाली हो गया था, तो वो फजीयत भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब जो बार्गेनिंग, देखिए जब सत्ता में आप होते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में है और जो ब्रूट मेजोरिटी उसके पास अगर किसी पार्टी के पास है तो वो उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके से होती है, और जब आप बहुमत से पीछे हैं तो फिर उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके से होती है। अगर जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं 243, अगर 30 सीटें और बीजेपी को नहीं आई शाम तक या पूरे नतीजे आने तक, यानी ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो 30 सीटों की जो कमी होगी उसके लिए बीजेपी को बहुत कई तरह की बार्गेनिंग बीजेपी को झेलनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 227 सीटें हमें इंडिया गठबंधन के लिए दिख रही हैं, हो सकता है ये 227 सीटें जो आपको एनडीए में अभी इस वक्त जो पार्टीज दिख रही हैं, वो हो सकता है इस इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इसको बहुमत दिला दें। भाई देखिए, कई सारे सीटें ऐसी हैं, कई सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कि दोनों दलों के साथ रहने का उनका इतिहास रहा है, चाहे जेडीयू हो या फिर ये एलजेपी हो। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की 2 पार्टियां हैं, जो आधी शिवसेना और टीडीपी भी जा सकती है, टीडीपी भी जा सकती है।
टीडीपी भी जा सकती है, उसको अच्छी सीट्स मिली हुई हैं, और नवीन पटनायक भी जा सकते हैं। हालांकि वो कभी यूपीए में शामिल हुए नहीं, बीजेपी के साथ जरूर गठबंधन रहा, लेकिन अगर सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है अभी तो थोड़ी वो जा सकते हैं। दोस्ती में खटपट चल रही है। हाँ, दोस्ती में खटपट चल रही है। 2-3 सीटें शायद वो जेडीएस कर्नाटक में भी जीत रही है, एचडी देवेगौड़ा जी वाले। इसका इतिहास रहा है। वो कांग्रेस के साथ तो सरकार चला चुके हैं, हाँ। तो वो भी जा सकते हैं। तो अब चीजें बहुत ज्यादा ना गडमड होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो सरकार बनाएगा, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा सीटें निसंदेह उन्हीं को पहला मौका मिलेगा, तो उसको काफी ज्यादा बार्गेनिंग झेलनी पड़ेगी और काफी ज्यादा। चलिए, मुझे लगता है हमने बिहार के बारे में विस्तार से बात कर लिया।